हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को भी। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जो कि है ट्रेड बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट एडवांटेज, जो कि एडम स्मिथ ने ये थियोरी दी थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। हमने लास्ट मर्केंटिलिज्म देखा था। मर्केंटिलिज्म के कुछ पॉइंट्स अगर हम रिवाइज करें तो मर्केंटिलिस्ट कौन थे जो 17th-18th सेंचुरी में उन्होंने अपनी फ़िलासफ़ीज़ दी थी, ट्रेड के बारे में बताया था। वो कौन कौन थे? मर्चेंट्स थे, फ़िलासफ़र्स थे, ट्रेडर्स थे। उन लोगों ने अपनी एसेज या जो पैम्फलेट है वो लिख के दिए थे, उनमें ट्रेड के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट सरप्लस होना चाहिए जिसके बेसिस पे आपका बुलियन जमा हो जाए, तभी आप रिच कंट्री कहलाते हो। बुलियन क्या था? प्रेशियस मेटल्स जो होते हैं, गोल्ड सिल्वर। वो टाइम पे नोट्स नहीं चलते थे, वो टाइम पे प्रेशियस मेटल्स जो होते थे उनको एक तरीके का मनी के तौर पर यूज़ किया जाता था। वो हमने देखा। देन उन्होंने बोला गवर्नमेंट का रोल यही है कि वो एक्सपोर्ट को बढ़ाए, जितना हो सके एक्सपोर्ट बढ़ाए एंड इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करे। एक चीज़ हमने ये भी देखी कि उनके अकॉर्डिंग ज़ीरो सम गेम है। ट्रेड इज़ अ ज़ीरो सम गेम, मतलब एक अगर जीतेगा तो दूसरे को हारना ही पड़ेगा। एक्सपोर्ट अगर एज ए कंट्री मैं चाहती हूँ कि मेरा एक्सपोर्ट सरप्लस हो, वो सरप्लस कभी होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा कब होगा? जब बी कंट्री कोई और कंट्री इंपोर्ट करेगा। अगर वो कोई और कंट्री बी कंट्री इंपोर्ट करता है, दैट मीन्स वो अपना एक्सपोर्ट कम कर रहा है, इंपोर्ट बढ़ा रहा है, तो वो हार जाएगा, वो रिच नहीं होगा। वेराज ए कंट्री जो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है वो रिच होगा। एक की हार दूसरे की जीत, राइट? तो दिस इज़ ज़ीरो सम गेम, उन्होंने ये भी बोला। और फिर साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि 2-3 पॉइंट्स देखे जिसके बेसिस पे हमें मर्केंटिलिस्ट क्यों समझना चाहिए। अब आते हैं हम ट्रेड जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थियोरी है जो एडम स्मिथ ने दी थी। स्मिथ स्टार्टेड विद द सिंपल ट्रुथ दैट फॉर टू नेशंस टू ट्रेड विद ईच अदर वॉलंटरीली बोथ नेशन मस्ट गेन, राइट? अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको गेम खेलना है, एक जन जीतेगा दूसरा जन हारेगा, तो ऑब्वियसली आप गेम खेलना नहीं चाहोगे, रिस्क लेना नहीं चाहोगे, राइट? बट अगर मैं बोलूँ कि आप रिस्क ले लो, कोई भी हारेगा नहीं, दोनों जन जीतेंगे। भले ही एक को ज़्यादा मिले एक को कम मिले, लेकिन दोनों को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आप थोड़ा सोचोगे, ठीक है हम ये गेम खेलते हैं, हारेंगे तो नहीं, राइट? कुछ भी नहीं मिलने से अच्छा थोड़ा बहुत तो मिलेगा, राइट? तो इसके बेसिस पे दोनों जन जब कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट होगा, तब वो वॉलंटरीली खुद सामने से आके ट्रेड करने के लिए रेडी होंगे। तो उन्होंने ये ट्रुथ देख लिया था कि ये सच है। ऑब्वियसली कोई अगर किसी को बेनिफिट नहीं मिल रहा है या लॉस हो रहा है, वो क्यों ट्रेड करेगा? If one nation gained nothing or lost, it would simply refuse to trade. जैसे मैंने बोला, अगर आप हार जाओगे, मैं आपको बोलती हूँ 100 रुपीज़ मुझे दो, हम एक गेम खेलेंगे, आप दोनों जन 100 रुपीज़ दो, फिर जो जीतेगा उसको 200 रुपीज़ पूरा चला जाएगा। वेराज साथ ही साथ जो हार गया है वो उसको 50 रुपीज़ और देगा। तो आप सोचोगे एक बार गेम खेलने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी आपके 100 रुपीज़ गए हैं, ऊपर से अगर आप हार गए तो 50 रुपीज़ और चले जाएंगे, 150 रुपीज़ चले जाएंगे। तो लॉस में क्यों जाना? अगर हारने का प्रोबेबिलिटी कम भी है फिर भी क्यों रिस्क लें? और अगर वहीं जगह पर मैं ये बोलूँ कि आप दोनों 100 रुपीज़ दो, जो जीतेगा उसको 150 रुपीज़ मिलेगा और जो हारेगा उसको 50 रुपीज़ हम देंगे फॉर प्लेइंग द गेम। तो आप ठीक है बोलोगे, ठीक है हम हारे तो भी 50 रुपये तो वापस मिल रहे हैं ना, सिर्फ 50 रुपये जाएंगे। तो इसकी वजह से आप खेलने के लिए थोड़ा सोचोगे। तो अगर आपको लॉस हो रहा है या आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आप खेलने के लिए थोड़ा सोचोगे, नहीं खेलोगे। इट वुड सिंपली रिफ्यूज़ टू ट्रेड। वो ना ही बोल देगा, नहीं हम लोग को ट्रेड नहीं करना, क्यों मैं नीचे गिरूँ, क्यों मुझे कम जो भी कमोडिटीज़ में प्रोड्यूस कर रहा हूँ ऑलरेडी वो ठीक है ना, उसमें भी चलेगा, मुझे उससे भी कम क्यों मैं एक्सेप्ट करूँ? बट हाउ डज दिस म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड टेक प्लेस एंड फ्रॉम वेयर डू दीज गेन्स फ्रॉम ट्रेड कम? सो हाउ डू दिस म्यूचुअली मीन्स हम खुद वॉलंटरीली आ रहे हैं एंड
ट्रेड कर रहे हैं, बेनिफिशियल ट्रेड कब होगा एंड गेन्स कहाँ से आएंगे. Absolute advantage. According to Adam Smith, trade between two nations is based on absolute advantage. Absolute advantage जिस commodity में आपका production होगा उसमें आप उसका आप production करोगे. When one nation is more efficient than or has absolute advantage over another in production of one commodity but is less efficient than or has an absolute disadvantage with respect to the other nation in producing a second commodity, then both nations can gain by specializing in production of commodity of its absolute advantage and exchanging part of its output with the other nation for commodity of its absolute disadvantage. अरे बाप रे, इतना बड़ा सेंटेंस. ठीक है, हम छोटे छोटे पार्ट्स में समझते हैं. ठीक है, सिंपल बात है, उसको इतना बड़े सेंटेंस में लिखा है. अगर हम दो नाम लेते हैं, एक है राम, अनदर पर्सन इज श्याम. ठीक है, राम इज स्पेशलाइजिंग इन वीट. वीट का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से आता है उसको, एंड राम को सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अपने कंट्री में. राम ए कंट्री में है, श्याम बी कंट्री में है. राम के पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वीट प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो 1 आवर में, 1 आवर में, हाँ हम 1 आवर में बात कर रहे हैं, वीट का 20 kgs प्रोडक्शन कर पा रहा है. बिकॉज रिसोर्सेज अवेलेबल है, ही इज़ वेरी मच एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग. उसको सारे टेक्निक्स पता है, कैसे वीट ग्रो करना है, कितना अच्छा होगा, कौन सा लैंड चूज़ करना है, एवरीथिंग. तो वो 1 आवर में, आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम नंबर्स, ऑब्वियसली 1 आवर में 20 kgs ऐसा हो नहीं सकता, इट टेक्स टाइम, बट फॉर सिंप्लिसिटी हम ले रहे हैं. So 1 आवर में 20 kgs. Now same thing, श्याम के पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, उसको स्किल्ड नहीं है, तो ही डजंट नो क्या करना है क्या नहीं, बट फिर भी इन द सेम 1 आवर ही कैन प्रोड्यूस ओनली 10 kgs. क्लियर. और फिर अगर हम राइस देखें, राम 1 आवर में, अब राम को राइस का प्रोडक्शन के बारे में इतना नहीं पता, कौन सा सीड अच्छा होगा, कौन सा लैंड अच्छा है राइस प्रोडक्शन के लिए, क्या करना है, एंड ऑल दोज थिंग्स. राम को इतना ज़्यादा नहीं पता, फिर भी ही इज़ एबल टू प्रोड्यूस 10 kg. श्याम को सारा पता है, ही इज स्किल्ड इन प्रोड्यूसिंग राइस, कितना अच्छा होगा, क्या होगा, कौन सा लैंड चाहिए, कौन से सीड्स चाहिए, कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं, सारी चीज़ पता है राइस के बारे में, तो ही कैन प्रोड्यूस राइस 20 kg. अच्छा, हम लोग ये 1 आवर के बजाय 1 ईयर ले लेते हैं तो ठीक रहेगा. 1 ईयर इज ओके. 1 ईयर में इट कैन प्रोड्यूस 20 kg ऑफ वीट. राम कैन प्रोड्यूस 20 kg ऑफ वीट एंड 10 kgs ऑफ राइस इन सेम 1 ईयर. एंड श्याम कैन प्रोड्यूस 10 kg ऑफ वीट एंड 20 kg ऑफ राइस इन सेम 1 ईयर. अब अगर हम देखें, राम का सिर्फ हम समझते हैं, राम का 1 ईयर में किसका एडवांटेज ज़्यादा है, एब्सोल्युटली वो किस में अच्छा है, वीट में, वीट के प्रोडक्शन में ही इज़ बेटर, राइट. एंड वैसे ही अगर श्याम का देखें तो श्याम का एडवांटेज किस में ज़्यादा है, राइस के प्रोडक्शन में ज़्यादा है. तो इससे एब्सोल्यूट एडवांटेज होना कहते हैं. अब हम सेंटेंस पे जाते हैं एंड एक एक सेंटेंस को समझते हैं. When one nation is more efficient, ब्रैकेट को छोड़ो, ब्रैकेट को हम बाद में सेंटेंस फ्रेम करेंगे. When one nation is more efficient than another in the production of one commodity, when one nation is more efficient than another in production of one commodity, मतलब Ram is more efficient in wheat production than Sham in the same commodity. अगर wheat में देखें तो किसका ज़्यादा है, राम का ज़्यादा है. राम इज़ मोर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग wheat than श्याम. इसका सेंटेंस का मतलब ये है. आगे, but is less efficient than the other nation in producing second commodity. लेकिन राम is less efficient in producing rice than Sham.
देन अदर नेशन बोला है ना, तो अदर नेशन कौन है, शाम है यहाँ पे। तो राम इज लेस एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग राइस देन अदर नेशन। देन बोथ नेशन कैन गेन। अभी वही चीज अगर शाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो शाम इज मोर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग राइस देन अदर नेशन एंड शाम इज less efficient in producing wheat than other nation. Then both nation can gain by each specializing in production of the commodity of its absolute advantage and exchanging part of its output with other nation for the commodity of its absolute disadvantage. अब एब्सोल्यूट एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, राम जिसमें ज़्यादा एफिशिएंट है ना, मतलब व्हीट प्रोडक्शन में ज़्यादा एफिशिएंट है कंपेयर टू शाम, तो राम का एब्सोल्यूटली एडवांटेज किस में है, व्हीट प्रोडक्शन में। शाम का एब्सोल्यूट एडवांटेज राइस प्रोडक्शन में है। मैं एक बार सिर्फ लिख लेती हूँ। सो Ram has absolute advantage in this and Sham has absolute advantage in rice. So वो स्पेशलाइज करेंगे किस में, अपने एब्सोल्यूट एडवांटेज वाले कमोडिटी में स्पेशलाइज करेंगे और फिर उनको ट्रेड करेंगे। राम व्हीट देगा शाम को एंड शाम राइस देगा राम को, एक्सचेंज करेंगे एंड उससे गेन्स भी बढ़ेगा। कैसे गेन्स बढ़ेगा हम वो देखेंगे, ठीक है। गेन्स भी बढ़ेगा किस बेसिस पे, इलस्ट्रेशन जब हम देखेंगे उसमें हम समझेंगे अच्छे से। सो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया है। और फिर एक और चीज़ है यहाँ पे, राम स्पेशलाइज करेगा अपने एब्सोल्यूट एडवांटेज वाले कमोडिटी पे और उसको एक्सपोर्ट करेगा, वेराज राम इंपोर्ट करेगा जिसमें उसको एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। राइस में डिसएडवांटेज है, राइट, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, तो उसको इंपोर्ट करेगा। By this process, resources are utilized in most efficient way and the output of both commodities will rise. इस तरीके से रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे और साथ ही साथ आउटपुट भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, इलस्ट्रेशन के लिए रखते हैं। दिस इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ बोथ कमोडिटीज मेजर द गेन फ्रॉम स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन अवेलेबल टू बी डिवाइडेड बिटवीन द टू नेशन थ्रू ट्रेड। तो ये जो गेन्स होगा, ज़्यादा आउटपुट जो बन रहा है उसे गेन्स कहेंगे हम, और वो देन डिवाइड होगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कनाडा एंड निकारागुआ का, आप रीड कर सकते हो, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने जो एग्जाम्पल दिया है ऑलमोस्ट उसी के तरह है। In this respect, a nation behaves no differently from an individual who does not attempt to produce all commodities she needs. ये जो नेशन है वो वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे एक इंडिविजुअल बिहेव करता है। वो सारे कमोडिटीज़ प्रोड्यूस नहीं करता, वो जिसमें वो एफिशिएंट है वही काम करेगा, वेराज दूसरी चीज़ों के लिए किसी और को हायर करेगा। Rather, the individual produces only that commodity that he or she can produce most efficiently and then exchanges part of the output for the other commodity she or he needs or want. अगर हम पहले ज़माने में चाहे बार्टर सिस्टम होता था, वो लोग इंडिविजुअल्स जिसमें एफिशिएंट है वो प्रोड्यूस करते थे एंड अपने नेबर्स को या मार्केट में जाके एक दूसरे को एक्सचेंज करते थे कमोडिटीज़, राइट। तो वैसे ही नेशंस भी बिहेव करते हैं। This way, total output and welfare of all individual are maximized. तो इस तरीके से टोटल आउटपुट भी बढ़ जाता है, whereas welfare भी बढ़ जाता है। Thus, while the mercantilists believed that one nation could gain only at the expense of another nation, जो हमने पहले देखा zero sum game, and advocated strict government control of all economic activity and trade, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, इम्पोर्ट को एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, यानी स्ट्रिक्ट होना चाहिए गवर्नमेंट। एडम स्मिथ ने क्या बोल रहा, एंड अदर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हु फॉलोड हिम बिलीव्ड that all nations would gain
from free trade and strongly advocated a policy of laissez-faire. मतलब सारे कंट्रीज, ऐसा नहीं है कि एक जीतेगा दूसरा हारेगा, सारे कंट्रीज जीतेंगे, और स्ट्रांगली एडवोकेट किया कि लेजिस्फेयर होना चाहिए. लेजिस्फेयर क्या है? गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए. दैट इज एज लिटिल गवर्नमेंट इंटरफियरेंस विद इकोनॉमिक सिस्टम एज पॉसिबल. जितना भी हो सके कम गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस होना चाहिए. Free trade would cause world resources to be utilized most efficiently and would maximize world welfare. Very important point. That means एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट एडवांटेज में फ्री ट्रेड की भी बात की है. लाइक कोई कोटा, टैरिफ कुछ भी नहीं होना चाहिए. टोटली 100% फ्री ट्रेड. हम किसी भी कंट्री में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को होने से नहीं रोकेंगे. ठीक है. सो फ्री ट्रेड को भी बहुत महत्व दिया है. एंड इम्पॉर्टेंटली उससे रिसोर्सेज जो हैं, वर्ल्ड के रिसोर्सेज, वो अच्छे से यूटिलाइज होंगे, एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे, एंड वेलफेयर भी मैक्सिमम होगा. देयर वर टू बी ओनली फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्फेयर एंड फ्री ट्रेड. बहुत कम एक्सेप्शंस थे इस थियोरी के रिगार्डिंग लेजिस्फेयर एंड फ्री ट्रेड. One of these was protection of industries important for national defense. तो national defense की अगर बात करें तो उसमें protection था. protection like import या export duty या इस तरीके का protection उन्होंने रखा था. तो that was one of the exception to free trade or laissez-faire. In view of this belief, it seems paradoxical that today most nations impose many restrictions on free flow of international trade. अब अगर हम देखें रियलिटी में हमें नहीं मिलता. हम काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं कंट्रीज़ जो पुट करती हैं. इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, इंपोर्ट कोटा लगाती है, लेकिन वो उन्होंने फ्री ट्रेड की बात की थी. अभी फ्री ट्रेड नहीं दिखता है. ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आर इनवेरिएबली रैशनलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल वेलफेयर. ट्रेड रिस्ट्रिक्शन उन्होंने इसी वजह से डाला है कि नेशन का वेलफेयर हो सके. अगर हम ट्रेड रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, तो हमारे खुद के कंट्री में जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा. हमने ये पहले देखा है. In reality, trade restrictions are advocated by few industries and their workers who are hurt by imports. तो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस वही इंडस्ट्रीज लगाएंगी जो इम्पोर्ट्स के वजह से थोड़ा उनको डिसएडवांटेज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो वही नेशंस लगाएंगे, वही इंडस्ट्रीज लगाएंगी. एज सच ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस बेनिफिट द फ्यू एट द एक्सपेंस ऑफ मैनी. ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम लोगों को बेनिफिट करता है, वेरस बाकी ज़्यादा लोगों को तो वो डिसएडवांटेजेस ही लगता है. हु विल हैव टू पे हायर प्राइसेस फॉर कंपीटिंग डोमेस्टिक गुड्स. तो उन लोगों को जो जिनको डिसएडवांटेज लगता है ट्रेड होने से. सो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस अगर लग जाता है तो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन से बहुत कम लोगों को फेवर होगा, बाकी सारे को, क्योंकि अभी इंपोर्ट पे ड्यूटी या कुछ लग गई है तो डोमेस्टिक के लिए चीज़ खरीदनी पड़ेगी. डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत हायर रेंज पे है, वेराज जो इंपोर्ट पहले होता था वो चीपर होता था, इस वजह से इंपोर्ट ज़्यादा करते थे. तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे, अब उनके लिए बहुत डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि अभी उनको ज़्यादा प्राइस पे डोमेस्टिकली वो चीज़ें खरीदनी पड़ेगी. As such, trade restriction benefit, okay, this we have done. Who will have to? These issues will be examined in detail in part 2. तो part 2 में हम इसको in detail देखेंगे. Also to be noted is that Smith's theory served the interest of factory owners. Smith theory जो थी, उनकी theory सिर्फ factory owners को समझाती थी, right? उनके interest के according ही थी. Who were able to pay lower wages because of cheaper food imports. तो फूड इम्पोर्ट्स अगर चीपर होते थे तो वो वेजेस कम पे कर पाते थे. एंड हार्म्ड लैंड ओनर्स इन इंग्लैंड बिकॉज फूड बिकेम लेस स्केर्स ड्यू टू चीपर इम्पोर्ट्स. एंड इट शोज द लिंक बिटवीन सोशल प्रेशर एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक थियोरीज टू सपोर्ट दैम. सो काफ़ी ज़्यादा लैंड ओनर्स को भी अफेक्ट करते थे, वेराज लेबरर्स को भी कम वेजेस देते थे. तो इनके बेसिस पे इनको थोड़ा सोशल प्रेशर हो गया, एंड इसके बेसिस पे थोड़े बहुत थियोरीज भी आई हैं. अब हम इलस्ट्रेशन देखते हैं. बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इलस्ट्रेशन, लेकिन मैं बहुत इजी वे में आपको करा दूंगी. सो बेटर इज़ आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ में आए. अब मैं ये पूरा इलस्ट्रेशन जो है मैं यहाँ से रीड ना करके मैं पहले आपको इलस्ट्रेशन दिखा देती हूँ.
बाद में हम इसको एक बार सिर्फ रीड कर देंगे। मैं यही वाला एग्जाम्पल लेके पहले आपको इलस्ट्रेशन दिखाऊंगी, फिर मैं एक और एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी, वापस से हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम इस इलस्ट्रेशन को समझते हैं। यहाँ पे अगर हम सिंपली देख लें एब्सोल्यूट एडवांटेज किस में है, पहले समझ लेते हैं। यूएस है एंड यूके है। यूएस जो है वो व्हीट प्रोडक्शन पर आवर में कितने बुशल्स का कर पा रहा है, 6 बुशल्स का, ठीक है, 6 बुशल्स पर आवर में प्रोड्यूस कर पा रहा है। वेर एज यूके सेम 1 आवर में 1 बुशल सिर्फ प्रोड्यूस कर पा रहा है, ठीक है। क्लॉथ का कितना पर आवर में यूएस क्लॉथ का सिर्फ 4 यार्ड्स प्रोड्यूस कर पा रहा है, वेर एज यूके सिर्फ 5 आवर्स प्रोड्यूस कर पा रहा है, 5 यार्ड्स प्रोड्यूस कर पा रहा है 1 आवर में। तो अब हम ये देख लेते हैं किसका किस में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। बीट का अगर हम देखें, बीट का किस में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, यूके में कि यूएस में, या ऐसे कहें कि यूएस में ज़्यादा एब्सोल्यूट एडवांटेज है व्हीट प्रोडक्शन का। वेर एज क्लॉथ का किसको एडवांटेज है, यूके को एडवांटेज है, राइट। तो यूएस क्या करेगा, यूएस प्रोड्यूस करेगा व्हीट, यूके प्रोड्यूस करेगा क्लॉथ। हमने ये समझ लिया, यूएस प्रोड्यूस करेगा व्हीट, यूके करेगा क्लॉथ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो जब मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँगी, वो 10-20 वाला हमने जो अभी लिया था, हम उसके बेसिस पे भी समझेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखते हैं यूएस यहाँ पे एंड यूके यहाँ पे, ठीक है। अब हम 1 आवर की बात कर रहे हैं। अगर उनमें डिसाइड होता है कि हम ट्रेड करेंगे, यूएस एंड यूके डिसाइड करता है चलो हम ट्रेड करते हैं, देखते हैं कितना बेनिफिट किसको मिल रहा है, एंड साथ ही साथ ये लोग डिसाइड करते हैं 6 व्हीट के लिए हम 6 क्लॉथ का एक्सचेंज करेंगे। यानी यूएस व्हीट में कर रहा है प्रोडक्शन एंड यूके क्लॉथ में कर रहा है, तो यूएस 6 व्हीट के बदले 6 क्लॉथ लेगा यूके के पास से, ठीक है। तो ये उनका डिसाइड होता है 6 व्हीट 6 क्लॉथ के बेसिस पे। अब हम जाते हैं, अब हम देखते हैं ऑटार्की में अगर होते, ऑटार्की क्या होता है, ऑटार्की सिचुएशन यानी जब हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, व्हेन वी आर अ क्लोज्ड इकोनॉमी, वी आर नॉट ट्रेडिंग, तो वो ऑटार्की सिचुएशन होता है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, व्हेन नॉट ट्रेडिंग, या क्लोज्ड इकोनॉमी भी आप कह सकते हो। तो ऑटार्की सिचुएशन में अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे व्हीट लिख देती हूँ, यहाँ पे क्लॉथ, यहाँ पे व्हीट, यहाँ पे क्लॉथ। अच्छा, यूएस ऑटार्की सिचुएशन में क्लॉथ की प्रोडक्शन कितना कर पाता 1 आवर में, 1 आवर में यूएस क्लॉथ की प्रोडक्शन, हमें देखना है गेन कितना उसको मिल रहा है, राइट। तो हम इसके लिए पहले देखेंगे ऑटार्की में यूएस वो कमोडिटी जिसमें डिसएडवांटेज है वो कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है 1 आवर में। चलो हम बुक में वापस जाते हैं। 1 आवर में यूएस क्लॉथ की प्रोडक्शन कितना कर पा रहा है, 4 यूनिट्स, राइट, 4 यार्ड्स। तो हम यहाँ पे 4 यार्ड्स लिख रहे हैं। ऑटार्की में वो 1 आवर यूज़ करके यूएस सिर्फ 4 क्लॉथ बना रहा है और व्हीट कुछ भी नहीं बना रहा है, ठीक है। अब आते हैं यूके के पास। यूके को साइड में रखते हैं, पहले हम दूसरी चीज़ समझते हैं। अगर ट्रेड में आ जाते, इंटरनेशनल ट्रेड करते, ठीक है, ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड होता, तो इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस ने क्या बोला, ये ऑटार्की में उन्होंने 4 यूनिट्स 1 आवर यूज़ करके लेबर का 4 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ बनाए हैं। अब अगर इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस आ रहा है तो 6 for 6 बोला है, तो 6 व्हीट बनाएगा, राइट, स्पेशलाइज करेगा किसमें, जिसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज है, वो है व्हीट। तो 6 यूनिट्स बनाएगा व्हीट का, क्लॉथ का कुछ भी नहीं बनाएगा, सारा का सारा 1 आवर यूज़ करके 6 यूनिट्स ऑफ व्हीट बनाएगा, ठीक है, 6 बुशल्स ऑफ व्हीट, जो भी है, मैं यूनिट्स बोलती हूँ। अब 6 यूनिट्स वो 1 आवर में बना रहा है, ठीक है। अब यूके की बात करें, अगर हमें क्या देखना है, हमें पहले ऑटार्की सिचुएशन में देखना है कि यूके सेम 6 यूनिट्स ऑफ व्हीट अगर वो बना रहा था, समझना प्लीज़,
यूके अगर 6 यूनिट्स ऑफ वीट ऑटार्की में बना रहा था तो उसको कितने आवर लगेंगे बनाने के लिए, हम पहले जाके देखते हैं। वो 1 आवर में कितना वीट बना रहा था यूके 1 आवर में सिर्फ 1 बुशल ऑफ वीट बना रहा था। तो 6 बुशल ऑफ वीट बनाने के लिए कितने आवर्स चाहिए रहेंगे उसको, 6 आवर्स, राइट। तो ही विल रिक्वायर 6 आवर्स टू प्रोड्यूस इट। अब अगर ये ऑटार्की का सिचुएशन है, ऑटार्की में हम जिसमें डिसएडवांटेज है वो देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर वो सेम 6 आवर्स इंटरनेशनल ट्रेड में आने के बाद वो सेम 6 आवर क्लॉथ को बनाता है, क्लॉथ में स्पेशलाइज कर रहा है यूके, तो क्लॉथ बनाता है 6 आवर्स के लिए। आई एम नॉट टेकिंग 1 आवर, आई एम टेकिंग 6 आवर्स। तो वो 1 आवर में कितना प्रोड्यूस कर रहा था, 1 आवर में इट इज़ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स। तो 5 इंटू 6 आवर्स, 5 इंटू 6 कितना हुआ, 30। तो इट कैन प्रोड्यूस 30 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ फॉर 6 आवर्स, ठीक है। एंड सेम US is producing 6 wheat for 1 hour. So in that 1 hour it is producing 6 units of wheat. UK को ऑटार्की सिचुएशन में वो सेम 6 यूनिट्स ऑफ वीट के लिए 6 घंटे लगते, 6 घंटे लगते, राइट। 6 घंटे वो अगर क्लॉथ के प्रोडक्शन में डाल देता तो वो 30 यूनिट्स बना पाता, ठीक है। इतना आई होप क्लियर है। अब हम आगे जाते हैं, अब हम देखते हैं एक्सचेंज के बाद क्या होगा। तो जो यूएस है वो अपने 6:6 का ट्रेड हो रहा है, हम 6 वीट देंगे, आप हमें 6 क्लॉथ दो। तो इनके पास से -6 हो जाएगा, -6 वीट, यहाँ पे उनको +6 क्लॉथ आ जाएगा, यहाँ से इनका क्या होगा, +6 वीट आएगा, यूके के पास +6 वीट आएगा, 6 for 6 एक्सचेंज हो रहा है, और यहाँ से 6 क्लॉथ चला जाएगा। कैलकुलेट करके देखते हैं आपका क्या बनेगा, 6 - 6 बिकम 0, दिस बिकम्स, उनको अब अगर देखोगे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, अगर आप देखो ऑटार्की में सिर्फ 4 बना पा रहा था, ठीक है। अब इंटरनेशनल ट्रेड में आने के बाद 6 बना पा रहा है, तो प्लस कितना हुआ है, +2 क्लॉथ, +2 क्लॉथ ज़्यादा मिले हैं उसको इंटरनेशनल ट्रेड में आने के बाद। वीट अगर देखें, यूके के पास सिर्फ 6 वीट होते हैं ऑटार्की में, अब उसके पास 6 वीट आ रहे हैं, तो ठीक है, कुछ लूज नहीं हुआ है, 0 है, ठीक है। ऑटार्की में भी 6 बना पा रहा था, अभी भी इंटरनेशनल ट्रेड से 6 आ रहा है। लेकिन क्लॉथ की प्रोडक्शन अगर हम देखें, क्लॉथ का वो अभी 30 यूनिट्स बना पा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में आने के बाद। तो अगर हम -6 कर दें, जो वो 6 एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस को, तो उसके पास स्टिल 24 यूनिट्स बढ़ जाते हैं, बच जाते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, टोटल 26 क्लॉथ एक्स्ट्रा बन गए। आप क्लॉथ के टर्म्स पे भी ले सकते हो, 4 क्लॉथ फॉर 4 वीट भी करके देख सकते हो, आपको सेम मिलेगा, आपको वीट में ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। तो गेन्स क्या हुआ है, गेन्स 26 क्लॉथ का गेन्स हुआ है। अब अगर आप देखें यहाँ पे 24 जो एक्स्ट्रा इन्होंने बनाया है, तो ये अगर वही चीज़ अगर वो यहाँ पे बनाता, वीट बनाता, ठीक है, 6 आवर्स ऑफ लेबर लगा के वीट बनाता, तो उसका 5 लेबर आवर्स बच गया है, राइट। 5 लेबर आवर्स यहाँ पे बच गया है, क्योंकि वो 24 यूनिट्स बना पा रहा है। सेम वे यहाँ पे 2 यूनिट्स, अगर वो 6 आवर्स लगाता वीट सिर्फ प्रोड्यूस करने में, तो उसको टाइम लग जाता, राइट। तो 5 लेबर आवर्स वो यहाँ पे बचा रहा है इंपोर्ट करके, वो 6 यूनिट्स वीट के। वेयर एज यहाँ पे 2 क्लॉथ ज़्यादा आने के वजह से, अगर वो 2 क्लॉथ खुद बनाता यूएस, तो वो 2 क्लॉथ बनाने के लिए उसको अराउंड ½ एन आवर लगता, क्योंकि वो इन टोटल 1 घंटे में 4 क्लॉथ बना पा रहा है। लेकिन वो 2 क्लॉथ जो उसका एक्स्ट्रा आ रहा है, वो 2 क्लॉथ वो नहीं बना रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, तो वो ½ एन आवर बचा पा रहा है अपने लेबर का, ½ एन आवर बचा पा रहा है लेबर का, तो वो वीट प्रोडक्शन में डाल देगा, राइट। तो यही चीज़ है गेन्स फ्रॉम ट्रेड।
अब हम थोड़ा रीडिंग भी कर लेते हैं टेक्स्ट बुक का. We will now look at the numerical example of absolute advantage that will serve to establish a frame of reference for presenting the more challenging theory of comparative advantage in the next section. Okay, numerical हम देख रहे हैं. Table 2.1 shows that 1 hour of labor time producing 6 bushels of wheat in the United States, but only 1 in UK. So 1 hour of labor is producing 6 bushels of wheat and 1 in UK. On the other hand, 1 hour of labor produces 5 yards of cloth in UK, but only 4 yards of cloth in US. Thus, US is more efficient or has absolute advantage over UK in production of wheat. So, US has absolute advantage in wheat and UK has absolute advantage in cloth. Whereas UK is more efficient than or has absolute advantage over US in production of cloth. With trade, US would specialize in production of wheat and exchange part of it for British cloth. The opposite is true for UK. If the US exchanges 6 bushels of wheat, 6 wheat for 6 yards of cloth, British cloth 6C, the US gains 2C or saves half hour or 30 minutes of labor time, since the US can only exchange 6 wheat for 4 cloth domestically. हमने यहाँ पे देखा, if it produces wheat and specializes in wheat, तो उसके पास 2 एक्स्ट्रा क्लॉथ मिलते हैं एंड साथ ही साथ या तो 2 एक्स्ट्रा क्लॉथ मिल रहे हैं, साथ ही साथ उसका हाफ एन आवर का लेबर बच जा रहा है. क्यों? क्योंकि अब देखो वो 6 वीट प्रोड्यूस कर रहा है और 6 क्लॉथ उसको मिल रहे हैं. अगर वो ऑटार्की में होता तो सिर्फ 4 क्लॉथ मिलते, तो वो 2 एक्स्ट्रा क्लॉथ उसको बिना कुछ करे मिल रहे हैं. अगर वो 2 एक्स्ट्रा क्लॉथ खुद प्रोड्यूस करता तो उसका हाफ एन आवर का लेबर चला जाता, तो वो हाफ एन आवर का लेबर भी उसको बच गया, साथ ही साथ 2 क्लॉथ भी एक्स्ट्रा मिल गए इंटरनेशनल ट्रेड में आने से. Similarly, the 6 wheat that the UK receives from US is equivalent to or would require 6 hours of labor time to produce in UK. So 6 wheat जो UK रिसीव कर रहा है US से, वो ऑलमोस्ट सेम है जो अगर वो 6 आवर्स लगाता लेबर टाइम प्रोड्यूस करने के लिए UK में, सेम उसको 6 वीट मिल रहा है, राइट. वो सिर्फ 1 आवर में 1 वीट बना पा रहा था, तो उसको 6 वीट जो उसको 6 बुशल्स ऑफ वीट जो US से मिल रहा है, वो सेम 6 बुशल्स अब अगर घर पे बनाते बैठता तो उसको 6 घंटे लग जाते, राइट. 6 घंटे लग जाते. अब स्पेशलाइज करके वो 6 घंटे में कितना क्लॉथ बना पा रहा है? 30. आगे वही सेंटेंस है, द सेम 6 आवर्स कैन प्रोड्यूस 30 क्लॉथ्स, जो मैंने आपको दिखाया. इन UK दैट इज 6 आवर टाइम्स 5 yards ऑफ क्लॉथ पर आवर. By being able to exchange 6 cloth requiring a little over 1 hour to produce in UK for 6 wheat with the US, UK gains 24 cloth or saves almost 5 hours of labors. तो इसका मतलब है कि उसको गेन हो रहा है 24 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ, साथ ही साथ वो अपना 5 घंटे भी बचा पा रहा है. क्यों? क्योंकि वो 6 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ अगर वो इम्पोर्ट नहीं करता, 6 यूनिट्स ऑफ वीट अगर वो इम्पोर्ट नहीं करता तो वो 6 घंटे उसको वीट बनाने में लग जाते, राइट. तो उसका और ज़्यादा 5 आवर्स और ज़्यादा वेस्ट हो गया, तो 5 घंटे भी उसके बच गए, साथ ही साथ उसको वीट 6 बुशल्स मिल भी गए. The fact that UK gains much more than US is not important at this time. हमने ये देखा कि क्लॉथ में UK ज़्यादा गेन कर रहा है, 24 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ मिल रहा है, US को सिर्फ 2 यूनिट्स. वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है. दैट इज़ ड्यू टू द न्यूमेरिकल दैट वी हैव टेकन. उस तरीके से हमने दिया है कि उसका 24 है, इसका 2 है. बट आप अगर दूसरे वे में भी लोगे तो आपको सेम
यही मिलेगा कि यूएस को ज़्यादा है. इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर्स, बट गेन दोनों कर रहे हैं, वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है. व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ दैट बोथ नेशन कैन गेन फ्रॉम स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन एंड ट्रेड. दोनों नेशन गेन कर रहे हैं प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन करके एंड ट्रेड करके. We will see in section 2.6b how the rate at which commodities are exchanged for one another is determined, and we will also examine the closely related question of how the gains from trade are divided. तो आगे हम देखेंगे कैसे commodities में कॉस्ट के बेसिस पे डिसाइड होता है एंड साथ ही साथ गेन्स कैसे डिटरमाइन हो रहे हैं एंड कैसे डिवाइड हो रहे हैं दो कंट्री के बीच में. एब्सोल्यूट एडवांटेज हाउएवर कैन एक्सप्लेन ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड टुडे. एब्सोल्यूट एडवांटेज की सिर्फ अगर बात करें तो सिर्फ वो स्मॉल पार्ट वर्ल्ड ट्रेड का डिफाइन करता है, एक्सप्लेन कर पा रहा है. सच एज स्मॉल ऑफ सम ऑफ ट्रेड बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. थोड़े बहुत डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है. मोस्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड स्पेशली ट्रेड अमंग डेवलप्ड कंट्रीज कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय एब्सोल्यूट एडवांटेज. डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है. It remained for David Ricardo with the law of comparative advantage to truly explain the basis for and the gains from trade. Indeed, absolute advantage will be seen to be only a special case of more general theory of comparative advantage. फिर रिकार्डो के ऊपर छोड़ दिया एंड रिकार्डो ने जो लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज दिया है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है आज के जो ट्रेड हैं बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड साथ ही साथ अगर हम देखेंगे आगे जब हम देखेंगे कंपैरेटिव एडवांटेज उसका सिर्फ एक स्पेशल केस होगा एब्सोल्यूट एडवांटेज. ये वाला वीडियो पर्टिकुलरली बहुत लेंदी हुआ है. मैंने आपको कहा कि हम 10-20 वाला एग्जाम्पल के बेसिस पे भी समझेंगे ये वाले बेसिस पे. Since it is almost 36 minutes, so I would leave it to you. आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा क्या आपको चाहिए ये वाला भी मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँ, और अगर नहीं आप खुद चाहते हो कि आप खुद जैसे मैंने दूसरा वाला ये वाला एक्सप्लेन करके बताया आप खुद कर सकते हो. यहाँ पे सिर्फ मैं आपको हिंट दे देती हूँ मतलब क्या होगा बेसिस फॉर ट्रेड. तो बेसिस फॉर ट्रेड होगा अगर आप लेते हो 20 वीट फॉर 20 राइस एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से. कौन? ये होगा राम स्पेशलाइज करेगा, ये श्याम स्पेशलाइज करेगा. आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके देख सकते हो इफ़ यू वांट, एंड देन आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्या मैं ये वाला एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूँ वापस से. और अगर आपको कोई डाउट्स है आप कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हो. प्लीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.